अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वो होना चाहिए किसका? आइडियल फ्लूइड का। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई होती है किसके लिए? आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए। आइडियल फ्लूइड फ्लो। तो अगर हम रियल फ्लूइड्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई नहीं होगी। दूसरा बात दूसरी बात यह है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ये ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? ओबे करता है। इसका मतलब जितना मास किसी एक पाइप से एंटर होगा, वो दूसरे एंड से उतना ही मास क्या करेगा? बाहर निकालेगा, अगर दरमियान में कोई सिंक या सोर्स मौजूद ना हो तो इट मींस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर दूसरी बात, अब इसकी स्टेटमेंट पे आ जाए जरा। स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं, और इस स्टेटमेंट क्या कहती है, इस चीज को फिर हम डेरिवेशन के जरिए क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप and fluid speed at any point along the pipe is a constant equal to volume flow rate। तो अब यहां पर जो है वो आपको क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट है ना किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट, और किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम फ्लो रेट के। कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड के। तो एक तो ये बात हो गई। इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फ्लूइड स्पीड वी, इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम अपॉन टाइम के। ठीक है, तो ये आपके पास है, और इस चीज को अभी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, स्टेटमेंट में ये आ गया। दूसरा दूसरा ये है कि जो मास फ्लो रेट है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि जो मास फ्लो रेट है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। अब मास फ्लो रेट को हम किस तरह से लिखते हैं? तो देखें, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि एम अपॉन टी, मैस फ्लो रेट। इसका मतलब कितना मैस कितनी देर में क्या हो रहा है? पास हो रहा है। वो इक्वल होगा किसके? डेंसिटी, एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड के। अगर आप देखें तो ये कोई नई चीज नहीं है, मैंने सिर्फ यही किया कि जो वॉल्यूम होता है, यानी डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर मैं यहाँ से जो है वॉल्यूम उसको निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगी? मैस अपॉन डेंसिटी के। तो मैंने ऊपर वाले फार्मूले में सिर्फ यही तो किया है कि v की जगह लिख दिया है, m लिख दिया, तो फिर मैंने बना दिया इसको क्या? मैस फ्लो रेट। ठीक है, तो ये बात भी हम कह सकते हैं किसके लिए? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। और तीसरी स्टेटमेंट जो कि हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, स्पीड ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप is inversely proportional to the cross sectional area, is inversely proportional to the cross sectional area। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसका मतलब एरिया बढ़ेगा, स्पीड क्या हो जाएगी? कम। और इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम यहाँ पर मौजूद है, और इस डायग्राम में आप देखें कि एक एरिया जो है वो स्टार्टिंग में वो है A1। स्टार्टिंग में एरिया है A1, और उसके बाद फिर दूसरी जगह एरिया है A2। ठीक है, यहाँ पर जो डेंसिटी है वाटर की या लिक्विड की, ρ1, और यहाँ जो डेंसिटी है वो है ρ2।
ठीक है। इस पॉइंट पर ये फ्लूइड मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v1। और इस पॉइंट पर जब ये पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है v2। ठीक है। अब देखें, तो हमने क्या किया कि इसको एक्सप्लेन कर लिया कि जहां पर आपके पास एरिया कम है वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर आप देखें, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। अब आ जाए यहां पर, अगेन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, a के। अब यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड की, कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से स्पीड पर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, ये स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, तो देखिए मैथमेटिकली लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर लेते हैं। तो उसकी जो मैथमेटिक्स है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो इस तरह से है कि देखें, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जो आपके पास फ्लूइड फ्लो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी पर। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा पाइप सिस्टम ले लूँ जो कि एक जगह से जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा और दूसरी जगह से कम है, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है। ठीक है। इसी की बेस पर हम ये डेरिवेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पानी का जो भी डिस्टेंस है कवर्ड बाय द फ्लूइड वो किसके बराबर होगा, तो अगर मैं लिखूं, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये डिस्टेंस है डेल्टा x1। ठीक है ना, एक पॉइंट पर, एट वन पॉइंट। और ये डिस्टेंस क्या है, ये है डेल्टा x2। कितना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है। और इसी चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एट वन एंड। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ एट वन एंड। तो वन एंड पर जहां पर मैं तमाम चीजें वन के साथ लिख रहा हूं, तो वहां पर अगर मैं लिखूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड, तो उसे हम क्या लिखेंगे, तो उसे हम लिखेंगे डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू v1 डेल्टा टी, v1 डेल्टा टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं इस v1 डेल्टा टी को जो है वो मैथ के अंदर कन्वर्ट करूं, क्योंकि मैथ जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ ही इसमें अप्लाई करना है। तो डेल्टा x1 तो हमें पता चल गया, ये आपके पास वो डिस्टेंस है जो कि कवर हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की बात करूं, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है उसे मैं लिखूंगा v इज इक्वल्स टू एरिया एंड डेल्टा x1। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये है a1 उस पॉइंट पर। ठीक है, और वॉल्यूम v हो गया। अच्छा, डेल्टा x1 की जगह पर मैं वैल्यू उठा के पुट कर देता हूं, कौन सी, v1 डेल्टा t। तो देखें वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा a1 v1 डेल्टा t। ठीक हो गया। तो एक एंड पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, a1 v1 डेल्टा t। अब यहां पर आप लगा दें क्या, डेंसिटी का फार्मूला। तो जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, तो डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये आपके पास है मास फ्लो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर यहां से मैं डेल्टा एम निकालूं उस पॉइंट पर जो कि वन है, तो फार्मूला बन जाता है रॉ वी। और यहां से रॉ वॉल्यूम किसके बराबर है, a1 v1 डेल्टा टी के। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक एंड पर डेल्टा m1 की वैल्यू क्या है, रॉ a1 v1 डेल्टा टी के। सिमिलरली अब यही काम दूसरे एंड पर देखेंगे तो वो क्या होगा, सिमिलरली डेल्टा m2 इज इक्वल्स टू रॉ a2 v2 डेल्टा टी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने किससे रिप्लेस कर दी, a2 v2 डेल्टा टी के। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
तो आप जब इस कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ रिलेट करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू डेल्टा m2। ठीक है ना, एक एंड का मास दूसरे एंड का मास क्या होगा, सेम होगा। तो अब अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करें, पुट करें दोनों तरफ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा रॉ a1v1 डेल्टा t इज इक्वल्स टू रॉ 2 a2v2 डेल्टा t। ये रॉ से रॉ कैंसिल, क्यों, क्योंकि डेंसिटी तो हर पॉइंट पर सेम होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि फ्लूइड जो है वो आगे जाके चेंज हो जाता है किसी और फॉर्म में। इसी तरह डेल्टा टी से ये डेल्टा टी भी क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर आप देखें तो इसमें रिलेशन क्या बन गया कि प्रोडक्ट दोनों साइड पर क्या है, सेम है। और अगर ये प्रोडक्ट दोनों साइड पर सेम है तो हम लिख सकते हैं कि ए और वी क्या है, कांस्टेंट। और ये वही कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते थे, वॉल्यूम फ्लो रेट। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो आपको बताती है कि वी और ए आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसी को मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से लिखता हूं, तो देखिए डेरिवेशन आपके पास हो गई, तो अब आ जाए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कैसे लिखते हैं, तो वो इस तरह से लिखते हैं कि जो आपकी डेंसिटी होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और स्पीड होती है, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट मास फ्लो रेट के बराबर होता है, रॉ ए वी इक्वल टू मास फ्लो रेट एम अपॉन टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रोडक्ट है रॉ a1v1 इज इक्वल्स टू रॉ 2a2v2। ठीक है, तो ये किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसे हम लिखते हैं ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसके अंदर जो आपके पास है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, वो किसके बराबर है, ए वी कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर है, वो कांस्टेंट है वॉल्यूम फ्लो रेट वी अपॉन टी। और यहां पर फिर हम क्या लिखते हैं, जो कि अभी मैंने ड्राइव किया, क्या, a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। और यहां से आपके पास जो रिलेशन है वो निकलता है कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए है। और दूसरा जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड, जिसके अंदर डेंसिटी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वाई एक्सिस पे आपके पास आ गई स्पीड, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसा कि हमने जो इक्वेशन है उसमें पढ़ लिया कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर आप देखें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का ग्राफ होता है, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ जो है वो शेप कौन सी बना रहा है, तो ये पैराबोलिक शेप बनाता है, पैराबोलिक शेप। ये पैराबोलिक शेप क्या है, यहाँ पर बन रही है। जबकि अगर इसी को मैं इस तरह से डिफाइन करूं कि वाई एक्सिस पर है v और एक्स एक्सिस पे क्या है, वो है 1/a। तो यहां पर जो आपके पास ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि यहां पर आप 1/a को इनवर्स नहीं ले रहे बल्कि एक वेरिएबल ले रहे हैं। मैं इस तरह से लिखता हूं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड व्हाट इज x, x इज 1/a। तो अब x की पावर भी 1, v की पावर भी 1, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे v भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो ये आपके पास है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम v को a के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास पानी के टैप से जो पानी फ्लो करके आ रहा होता है, तो जैसे जैसे वो पानी नीचे आता जाता है उसका एरिया जो है वो कम होता जाता है। उसका रीजन क्या है, तो देखिए जहां टैप से पानी निकलना शुरू होता है वहां पर एरिया ज्यादा है। लेट से मैं कहता हूं ये है A1 और ये है A2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि A1 का एरिया A2 से क्या है, ज्यादा है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है स्पीड ऑफ फ्लूइड। आप देखें कि
जब हम यहाँ पर लिखते हैं कि A1 अगर ग्रेटर है किससे, A2 से, तो इट मीन्स जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, स्पीड ऑफ फ्लूइड increases, स्पीड ऑफ फ्लूइड increases। तो यहाँ पे जो आपके पास V2 है वो ग्रेटर होगा किससे, V1 से। और इसके रीजन, जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।